हेलो स्टूडेंट्स, एकेडमिक ओरिजिन आप सभी का वेलकम करता है। सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 पर हम लोग आज पढ़ रहे हैं हमारा मेथड ऑफ कंसंट्रेशन नंबर 6, दैट इज मोल फ्रैक्शन। आइए देखते हैं क्या होता है मोल फ्रैक्शन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका, तो नंबर ऑफ मोल्स of one component to the total number of moles of all components। इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो अगर हम लोग फिर से समझे मोल फ्रैक्शन क्या है, तो ये रेशियो है बच्चों, अनुपात है किसका, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, कोई भी हो सकता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, व्हाटएवर इट इज, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, और इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो यानी कि काई बराबर फॉर्मूला हुआ, क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component divided by total number of moles of all components। मान लो बच्चों हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जानना होगा। किसके लिए हम लोग बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी काई बी। सॉल्यूट को बेटा हम बी मानते हैं और सॉल्वेंट को हम ए मानते हैं। तो काई बी जो है दैट मच बी विल बी इक्वल टू एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, सही है। और काई ए अगर हमको लिखना होगा बच्चा, तो बता दो क्या लिखेंगे, बिल्कुल ठीक, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। बेटा टोटल मोल फ्रैक्शन जो होगा, काई विल बी इक्वल टू काई ए प्लस काई बी, और इनको प्लस इनको दोनों को जोड़ देंगे, अरे मतलब एन बी बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, दोनों को जोड़ दोगे तो दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो सर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि काई ए प्लस काई बी अगर 1 के बराबर है तो काई ए बराबर 1 माइनस काई बी होगा, या काई बी बराबर 1 माइनस काई ए होगा। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज ओनली फॉर मोल फ्रैक्शन। क्योंकि ये रेशियो है बेटा, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा जो होगा वो है आपका नंबर 7, यानी नॉर्मेलिटी। इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या कहता है हमसे, आइए समझते हैं। क्या यहां पर वर्ड में मोल लिखा हुआ है, नो, यानी डेफिनेशन में भी मोल नहीं आ रहा है। ठीक, तो क्या आएगा सर, तो यहां आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टर्म का इस्तेमाल करना। आते हैं, हमको पता आपके मन में चल रहा है कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, वो भी बताया जाएगा। वेट एंड वॉच। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम
equivalent of solute present in 1 liter of the solution. सिंपल बात, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यही आपका नॉर्मेलिटी है। अगर हम इस नॉर्मेलिटी n को फॉर्मूला में लिखना चाहें तो लिख पाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या रहेगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किस में एक्सप्रेस्ड है, लीटर में एक्सप्रेस्ड है। नंबर ऑफ ग्राम, देखो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला था बच्चा, गिवन मास बाय मोलर मास। मास के टर्म में नंबर ऑफ मोल्स को यही जानते हैं हम लोग। तो यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ मोल नहीं है। अगेन गिवन मास बाय कौन सा मास हो जाएगा, नहीं, मोलर मास नहीं होगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किस में होगा, लीटर में होगा। अब आपके मन में होगा इसके बारे में बात कि सर ये इक्विवेलेंट मास क्या है, यही है मन में। तो चलिए जानेंगे इसके बारे में भी, इक्विवेलेंट मास के बारे में भी। फिलहाल हम लोग क्या सीख रहे हैं, नॉर्मेलिटी। तो गिवन मास बेटा डब्ल्यू बी, बी मतलब कौन, बी मतलब कौन, सॉल्यूट, ए मतलब कौन, सॉल्वेंट, बार बार नहीं बताएंगे, अच्छा से समझना है। तो डब्ल्यू बी बाय ई बी इंटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। सही है सर, एकदम सही है। पर यह जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम सिर्फ लीटर में आएगा, वॉल्यूम ml में भी आ सकता है। तब नॉर्मेलिटी n बराबर डब्ल्यू बी बाई ई बी, ऊपर में हो जाएगा 1000 बाय v इन ml। ये भी एक्सप्रेशन होगा बच्चा किसका, नॉर्मेलिटी का, ये भी एक्सप्रेशन होगा। अगर हमको इसका यूनिट लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ऊपर में था ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे में लीटर, यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर n, और पढ़ते हैं इस n को हम लोग क्या, नॉर्मल, क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल। कैपिटल M को मोलर, स्मॉल m मोलल, कैपिटल N नॉर्मल, ऐसा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब इक्विवेलेंट मास की बातें होंगी। किसकी बातें, इक्विवेलेंट मास। समझते हैं क्या क्या बातें हैं। सो देखो बेटा, किसी भी एलिमेंट का अगर तुमको इक्विवेलेंट मास लिखना हो, किसी भी एलिमेंट का क्या लिखना होगा, इक्विवेलेंट मास। इधर 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 देखोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, तो फॉर्मूला लिखोगे मोलर मास जो भी रहेगा, या एटॉमिक मास जो कह लोगे। अगर एलिमेंट मतलब एटम है तो एटॉमिक मास, नहीं तो वैसे तो हम एटम भी रहेगा तब भी मोलर मास बोल सकते हैं, तो बेहतर होगा शब्द इस्तेमाल करना मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, या उसी को हम लोग एन फैक्टर के टर्म में भी जानेंगे। जैसे मान लो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम लिखा, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास, तो उसका मोलर मास हो गया 40 और उसकी वैलेंसी आएगी 2, 40/2 करोगे 20 होगा। ये इक्विवेलेंट मास किसी एलिमेंट का निकालने का तरीका। दूसरा, मान लो बच्चे इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड है, किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे। तो एसिड का फिर से हम लोग लिखेंगे कौन सा मास, बोलो कौन सा मास लिखोगे बच्चे, मोलर मास। अब ये मत कह देना कि सर मोलर मास नहीं आता है तो याद रख लो
समझ लो एटम या मॉलिक्यूल कोई भी होगा, अगर उसका मास ग्राम में एक्सप्रेस करोगे ना तो वो मोलर मास बन जाएगा। अरे नहीं सुने थे क्लास 11th में ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास? बस वही तो है मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज मोलर मास, चाहे वो एटम का हो चाहे वो मॉलिक्यूल का हो। क्लियर है? ओके। तो मोलर मास ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय, यहां चलता है एसिड का क्या, तो बेसिसिटी। हर एसिड की क्या होती है बच्चों? बेसिसिटी होती है। क्या होती है? बेसिसिटी होती है। तो सर बेसिसिटी क्या होती है? किसी एसिड से कितना H प्लस आयन डिस्प्लेसेबल होगा। नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल कौन सा आयन? H प्लस आयन फ्रॉम द एसिड। किसी एसिड से कितना H प्लस आयन बाहर निकल रहा है, बस वही है उसका बेसिसिटी। अब एग्जाम्पल से हम इसको थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहेंगे, क्योंकि बेसिसिटी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन पाल के बैठ जाते हैं। उनको दिखने में लगता है कुछ और, होता कुछ और है। ऐसा कंफ्यूजन आपको ना हो, इसीलिए आप इस वीडियो में बने रहेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे, अच्छा से देखिएगा। मान लो बेटा तुम्हारे पास H2SO4 है, मान लो बेटा तुम्हारे पास H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO2 है। हमको ये सब एसिड है, जितना है ये सब के सब एसिड है, इन सब में से कितना H प्लस बाहर निकलेगा, ये बात हमको बताएगा इसका स्ट्रक्चर। कौन बताएगा? इसका स्ट्रक्चर बताएगा। कैसे सर? देखो, केवल वही H बाहर निकलेंगे, केवल वही H बाहर निकल सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है, जो ऑक्सीजन के साथ स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ तुमको दिखेगा। ये ध्यान रखना, सर जो बोल रहे हैं उस बात पर कायम रहना है। क्या? कि केवल वही हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, केवल वही हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल होगा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा, बस किसी दूसरे एटम के साथ नहीं होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। सल्फर बदमाश एलिमेंट में से है, बोलता है मेरा 8 रोटी में पेट नहीं भरेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन में पेट नहीं भरता है, उसको 12 चाहिए, यानी टोटल 6 बॉन्ड बनाएगा। कौन? सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर। और फास्फोरस वो भी बदमाश है, 8 में उसका भी पेट नहीं भरता, वो 10 बनाता है। याद रखेंगे, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा, यानी 5 बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा? 5। और सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा? 6 एक्स्ट्रा, 1 एक्स्ट्रा। आइए सल्फर पर यहां देखते हैं। S के साथ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O के साथ H, O के साथ H। लो H2SO4 स्ट्रक्चर में तुम्हारे सामने। H3PO4, P के साथ डबल बॉन्ड O, O के साथ H, O के साथ H, O के साथ H। H3PO4 तुम्हारे सामने। P के साथ डबल बॉन्ड O, O के साथ H, O के साथ H और सिर्फ H, H3PO3। P के साथ डबल बॉन्ड O, O के साथ H, फिर सिर्फ H, सिर्फ H, H3PO2। क्या सिखाए थे सर? केवल वही H को बाहर निकालना है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। बताओ बच्चों, देख करके तुम सबसे सवाल है, कौन कौन ऐसा होगा जो यहां से बाहर निकलेगा? क्या ये H निकलेगा? ये H निकलेगा? बिल्कुल निकल रहा है। सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज कर देते हैं, टेंशन नहीं लेना। बताओ बेटा, यहां से कितना निकलेगा? 2 और 1, 3 निकल गया। यहां से कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। यहां से कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। तो इसकी बेसिसिटी हुई 2, इसकी बेसिसिटी हुई 3, इसकी बेसिसिटी हुई 2, इसकी बेसिसिटी हुई 1। लग रहा था यहां देखने में कि 3 निकलेगा,
यहां भी 3 निकलेगा, आंसर कुछ और आ रहा है। ये दोनों का तो ठीक था सर, समझ में आ रहा था, लेकिन ये अपना बात बदल दिया। इसीलिए हम आपको कह रहे थे स्ट्रक्चर के बेस पर आप अगर काम करोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे एसिड की बेसिसिटी निकालने में। आई होप कि आपको एसिड की बेसिसिटी निकालने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़े। इसके बाद बच्चों अगर हमको इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस निकालना हो तो फॉर्मूला लिखते हैं मोलर मास ऑफ द बेस, और हर बेस की होती क्या है, एसिडिटी, यानी कि यहां पर बाहर निकलेगा OH माइनस। तो सर हम लोग यहां भी स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या सर? नहीं, यहां जितना तुमको दिख रहा है OH वही उसका आंसर। जैसे पूछ रहे हैं तुम लोग से, बताओ NaOH कितना 1, CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस है तो OH कितने 2, AlOH का होल थ्राइस 3 है तो OH कितने 3। तो जितने आपको OH दिखाई देंगे उतने ही बाहर भी निकलेंगे। H में ऐसा नहीं था, H में स्ट्रक्चर की जरूरत थी, लेकिन यहां कोई टेंशन नहीं, बोलता भाई हम बिंदास हैं, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुम जैसा चाहोगे वैसा हम करेंगे। क्लियर है? तो ये था इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस की बात। नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट। सॉल्ट के लिए जो इक्विवेलेंट मास होगा वो होगा मोलर मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। अब क्या मतलब है इसका? जैसे कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्ट हमारे पास सिर्फ NaCl ही हो सकता है, हम कोई भी ले सकते हैं। मान लो हम लोग, सॉरी, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख दे रहे हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट, हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे बेटा कि सॉल्ट कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो हम लोग MgCl2 लिख रहे हैं, एक सॉल्ट है MgCl2, तो इसका मोलर मास, तो मैग्नीशियम हो गया कितना 24, क्लोरीन होता है 35.5 इंटू 2 करोगे तो 71, और टोटल पॉजिटिव वैलेंसी तो Mg पर 2 प्लस आता है तो बाई 2 कर देना, जितना आएगा उतना आंसर लिख देना। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। नेक्स्ट, किसी आयन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? लास्ट वन, किसी आयन का इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे? तो आयन का इक्विवेलेंट मास अगर हमको निकालना हो तो हम उसके लिए लिखते हैं, हर आयन का मास जब भी होगा तो ना तो मोलर मास लिखते हो ना एटॉमिक मास लिखते हो, क्या लिखते हो? हम लोग लिखते हैं आयन के लिए फॉर्मूला मास। कौन सा मास? फॉर्मूला मास। तो ये रहा यहां फॉर्मूला मास और डिवाइडेड बाय चार्ज। किसी आयन का इक्विवेलेंट मास अगर निकालना हो तो उसके लिए है फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय चार्ज। जैसे अगर हमको मान लो Ca2 प्लस लिख दिया, क्या लिख दिया? Ca2 प्लस, एक आयन है, तो कैल्शियम का मास हो गया कितना 40, वही इसका फॉर्मूला मास बन गया, और चार्ज यहां 2 है, तो अगेन आंसर इज व्हाट 20। आई होप कि आपको नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसी में आपको नॉर्मेलिटी का स्ट्रेंथ अगर निकालने के लिए पूछता है तो फॉर्मूला होता है N1V1 इज इक्वल टू क्या N2V2। सर देखा देखा सा लग रहा है फॉर्मूला, अरे पढ़े थे भाई M1V1 इज इक्वल टू M2V2।
जस्ट उसके जैसा है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहां नॉर्मेलिटी है, वहां मोलैरिटी था, और कोई खास अंतर तो है नहीं। तो ये भी ध्यान में रखना है अपना भाई, ये भी ध्यान में रखना है, ताकि इससे न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की बातें हम लोग करते हैं खत्म, और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पार्ट्स पर मिलियन। तो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा अब? नंबर 8। पार्ट्स पर मिलियन, ये है आपका नंबर 8। ये क्या बताएगा, आइए जानते हैं। It is defined as the number of parts by mass या वॉल्यूम of one component per million parts by mass या वॉल्यूम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। आई होप कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो डिक्टेट कर ही दे रहा हूं, वहां शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया हो। तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास या वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास या वॉल्यूम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, राइट। तो अगर हम मास के टर्म में इसको जानना चाहें तब सर, इन टर्म्स ऑफ मास क्या लिखेंगे? ppm ऑफ ए फॉर्मूला हो जाएगा WA बाय WA प्लस WB इंटू 10 का पावर 6। ppm ऑफ B WB बाय WA प्लस WB इंटू 10 का पावर 6। ये मास का टर्म हुआ। दूसरा टर्म वॉल्यूम का है, ppm ऑफ A VA बाय VA प्लस VB इंटू 10 का पावर 6। ppm ऑफ B VB बाय VA प्लस VB इंटू 10 का पावर 6। ये है आपका पार्ट्स पर मिलियन, मास के टर्म में भी और वॉल्यूम के टर्म में भी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने आपको डील किया है, बताया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और लास्ट टॉपिक की तरफ, और वो होगा अपना, बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना है। क्या फॉर्मेलिटी? हाँ, बहुत मजाक वाली बात हो गई, ये तो नाम भी है फॉर्मेलिटी, अब पढ़ना सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा इसका। एक दो ठो क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत गलती सलती से आपको खुश करने के लिए आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम formula mass of solute present in 1 liter of the solution. So formality F is equal to हो गया number of ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम फॉर्मूला मास यानी कि जो गिवन मास होगा डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास इन ग्राम, जिसको हम लिखेंगे
तो वो ग्राम फॉर्मूला मास बनेगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया रहेगा, लीटर में। हो गया खत्म बात, फॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब तक आपने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं, हम लोग इन सारे मेथड्स को हम लोगों ने पढ़ा दिया है, बता दिया है। इन पर बेस्ड अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाना आपका काम है। हम अगले क्लास में आपके लिए नए और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो आईआईटी और नीट के पैटर्न पर होगा। कुछ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मुझे पता है एनसीईआरटी में गिवन होता है लेकिन वो बच्चा से बनता नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग जरूर लेके आएंगे। ऐसे हम लोगों ने जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया है, प्लीज आई रिक्वेस्ट, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, हमेशा अपने पहले लेक्चर से बोलता आया हूं कि आप जितना भी इस दोनों लेक्चर्स में जितना फॉर्मूला बताया गया वो फॉर्मूला को जरूर फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन उसी से बनेगा, श्योर शॉट है। आपको मैं इसका डेमो भी दिखा दूंगा, क्वेश्चंस ला करके मैं बना करके, कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया है उसी से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका बाहर से बन जाएगा, अलग से बन जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब अब तक मेथड ऑफ कंसंट्रेशन पे जितने क्वेश्चंस थे वो सब आपसे बन जाएंगे। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो केवल क्वेश्चन ही नहीं बनाएंगे, उसके साथ हम लोगों को पढ़ना होगा सॉल्युबिलिटी। थोड़ा सा पढ़ के समझ के बैठना। नेक्स्ट वीडियो आपका और मेरा दोनों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।